हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक हर्षित चौधरी के साथ टेस्ट सीरीज क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा बैटरी चार्जिंग। बैटरी चार्जिंग। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं अपने बैटरी चार्ज करनी क्यों पड़ती है। देख लीजिए कि अपने पास बैटरियां जो होती हैं वो मान लीजिए अपने पास डिस्चार्ज हो गई, यानी कि अपने काम में ले रहे हैं उनको, उसकी वजह से वो क्या होगी, अपने पास ये मेरे पास कोई बैटरी थी, इसको मैंने काम में लिया, इसकी वजह से ये क्या हो डिस्चार्ज, बाद में ये बैटरी उपयोगी नहीं रहती। तो इसको अपने को क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है बार बार। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस बैटरी को चार्ज करूँगा ताकि दोबारा इसको काम में ले सकूँ। यानी कि एक बैटरी को दोबारा काम में लेने के लिए अपने बैटरी को दोबारा चार्ज करना पड़ता है। सारी बैटरियाँ दोबारा चार्ज नहीं होती। तो मैंने आपको बताया भी था, द्वितीयक सेल लगभग द्वितीयक सेल जो होते हैं अपने पास वो सारे चार्ज होते हैं, यानी कि दोबारा चार्ज किए जा सकते हैं। और प्राइमरी सेल की अगर मैं बात करूँ, कौन सेल की, प्राइमरी सेल की, उनके अंदर अपना जो लिथियम सेल जो होता है, लिथियम सेल, वो दोबारा चार्ज किया जा सकता है। यानी कि अपने पास कुछ ही सेल, नाम मात्र के सेल ऐसे हैं जो दोबारा चार्ज किए जा सकते हैं, सारे सेल दोबारा चार्ज नहीं किए जा सकते। तो मान लीजिए मेरे घरों में कोई बैटरी है या इन्वर्टर के मेरे पास कोई बैटरी लगी है इन्वर्टर के साथ, तो वो बैटरी क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। तो वो बैटरी बाद में काम नहीं करेगी, यानी अपने क्या नहीं देगी, विद्युत सप्लाई नहीं देगी। तो उसको मुझे दोबारा चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि मुझे दोबारा उसको क्या लेना है, काम में लेना है। इसलिए मेरी बैटरी को क्या करना पड़ता है, दोबारा चार्ज करना पड़ता है। तो देख लीजिए बैटरी चार्ज करने की विधियाँ। भाई अपने पास बैटरी चार्ज कैसे कर सकते हैं अपन, तो सामान्यतः विधि अपने पास है कौन कौन सी, 4 प्रकार की, यानी बैटरी चार्ज करने की 4 प्रकार की विधि हैं। पहली जो विधि आती है वो आती है स्थिर करंट विधि। दूसरी जो विधि आती है वो आती है स्थिर वोल्टेज विधि। इसके बाद में जो विधि आती है वो आती है ट्रिकल चार्जिंग। उसके बाद में जो अंतिम विधि आती है वो आती है अपने पास रेक्टिफायर विधि। ठीक है, तो अपने पास 4 प्रकार की विधियाँ बैटरी को चार्ज करने के लिए। सबसे पहली जो विधि है वो है मेरे पास स्थिर करंट, बाद में जो विधि आती है वो आती है स्थिर वोल्टेज, उसके बाद में जो विधि आती है वो है मेरे पास ट्रिकल चार्जिंग, उसके बाद में जो विधि है वो है रेक्टिफायर विधि। देखिए स्थिर करंट, यहाँ यानी कि यहाँ पे जो स्थिर शब्द है वो किसके साथ जुड़ गया, करंट के साथ। यानी कि इस विधि के अंदर करंट का मान क्या रखा जाएगा, स्थिर रखा जाएगा। करंट का मान क्या नहीं होगा, बार बार चेंज नहीं होगा। यहाँ पे स्थिर जो शब्द है वो वोल्टेज के साथ जुड़ गया, तो इसके अंदर वोल्टेज को क्या रखा जाएगा, स्थिर रखा जाएगा। अब बात आती है ट्रिकल चार्जिंग की। तो मैंने आपको एक दोष बताया था, उस दोष का नाम था सल्फेशन दोष। यानी कि अपने पास जो लेड एसिड जो सेल होते हैं उनके अंदर अपने पास एक दोष होता है, वो उसका नाम है सल्फेशन दोष। यानी कि प्लेटों का कड़ा हो जाना। जो अपने प्लेटें होती हैं लेड एसिड सेल के अंदर, उनके अंदर परत जम जाती है प्लेटों के ऊपर, और प्लेटें क्या हो जाती है, कड़ी हो जाती हैं, दोबारा बैटरी को चार्ज नहीं कर सकती। तो इस समय अपना कौन सी विधि अपनाएंगे, ट्रिकल चार्जिंग विधि अपनाएंगे। यानी कि ठीक है, ये मेरी विधि कौन सी होगी, ट्रिकल चार्जिंग। इसके बाद में आती है मेरे पास रेक्टिफायर विधि। इस विधि के अंदर मैं क्या करता हूँ, एसी को सबसे पहले डीसी में परिवर्तित करता हूँ। ठीक है, यानी कि वोल्टेज को कम करके एसी को डीसी में परिवर्तित करके सीधा बैटरी को क्या कर देता हूँ, चार्ज कर देता हूँ। ये विधि कौन सी है मेरे पास, रेक्टिफायर विधि। तो अपने इस वीडियो में जो बात करेंगे वो करेंगे स्थिर करंट विधि के बारे में, यानी कि स्थिर करंट विधि है क्या। ठीक है, तो देखते हैं स्थिर करंट विधि। देखिए जो सबसे पहले विधि आती है वो है मेरे पास स्थिर करंट विधि। ठीक है, यानी कि यहाँ पे करंट का मान क्या रखा जाएगा, लगभग स्थिर रखा जाएगा। तो मैं दे लीजिए डायग्राम बना लेता हूँ एक। ये मेरे पास है एक बैटरी, ठीक है, यानी ये मेरे पास क्या है, बैटरी। सेलों के समूह को क्या बोलते हैं, बैटरी। ये बैटरी का सिंबल है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, सप्लाई। ये लीजिए सप्लाई दे दी, कितनी, 110 वोल्टेज या 220 वोल्टेज। तो अपने पास जो डीसी आती है सामान्यतः वो कितनी आती है, 110 वोल्टेज या 220 वोल्टेज आती है। मैंने यहाँ से क्या दे दिया, 110 वोल्टेज या 220 वोल्टेज। तो मेरी बैटरी जो होती है वो 12 वोल्टेज, 6 वोल्टेज, 24 वोल्टेज, 3 वोल्टेज, इस प्रकार की बैटरियाँ मेरे पास होती हैं। तो इतनी वोल्टेज से मैं इस बैटरी को चार्ज नहीं कर सकता, तो आपकी बैटरी क्या हो जाएगी, ख़राब। तो इस वोल्टेज को मेरे को क्या करवाना पड़ेगा, ड्रॉप करवाना पड़ेगा। किसके माध्यम से, चाहे अपने पास प्रतिरोध हो,
चाहे या कोई और माध्यम हो, उसके माध्यम से मेरे को क्या करवाना पड़ेगा, इस वोल्टेज को ड्रॉप करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये मेरे पास है डीसी की वोल्टेज, यानी कि मैं स्थिर करंट जो विधि है वो डीसी पे काम करवा रहा हूँ। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा, यहाँ पे ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रतिरोध लगाता हूँ। अब प्रतिरोध के रूप में क्या लगाऊंगा, लैंप। ये लीजिए मैंने लैंप लगा दिया। ये लीजिए, अब ये लैंप है मेरे पास, इसकी वोल्टेज को क्या कर लेगा, ड्रॉपेज कर लेगा। अब ये लैंप मेरे को कितना लगाना है, यानी कि यहाँ पे अगर मेरे पास कोई 12 वोल्टेज की बैटरी है यहाँ पर, तो 12 वोल्टेज, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज मान लीजिए मैं दे रहा हूँ 110 वोल्टेज। कितने दे रहा हूँ, 110 वोल्टेज। तो 110 में से मैं कितने घटा लूँगा, 12 वोल्टेज। तो कितनी आ गई मेरे पास, 98, यानी कि 98 वोल्टेज को ड्रॉप करने वाला एक लैंप पे लगा दूंगा, जिसका प्रतिरोध कितना हो, 98 वोल्टेज ड्रॉप करने के लायक हो, उतना यहाँ पे क्या लगा दूंगा, लैंप लगा दूंगा। और यहाँ पे जो लैंप प्रयोग किए जाते हैं, तो आपको प्रदीप्ति का जो चैप्टर पढ़ाया था उसके अंदर आपको बताया भी था कि कार्बन फिलामेंट लैंप बैटरी चार्जिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे कार्बन फिलामेंट लैंप का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। और मान लीजिए ये वोल्टेज ड्रॉप कर लेगा, तो बची हुई वोल्टेज इसके पास जाएगी, तो ये बैटरी आपकी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। इसके बाद क्या प्रॉब्लम क्या आती है, मान लीजिए मेरे पास और बैटरियाँ हैं, उनको भी चार्ज करना है, तो मैं कहाँ पे जोड़ूँ उनको, ये लीजिए यहाँ पे जोड़ दिया मैंने, ये जोड़ दिया। अब ये बैटरी मैंने जब यहाँ पे जोड़ दी, तो आप ये सोचिए कि पहले मैंने 12 वोल्टेज की जोड़ी, अब 24 वोल्ट होगी टोटल, यानी 12 वोल्टेज ये बैटरी होगी, 12 वोल्टेज ये वाली होगी, तो टोटल जो बैटरी होगी वो कितनी होगी, 24 वोल्टेज। तो जब ये लैंप जो लगाया गया था यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कर रहा था, वो तो उतनी करेगा, चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये लैंप वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो बच्ची हुई वोल्टेज इसके पास जाएगी, तो ये आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी, धीरे चार्ज होगी। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लैंपों का समूह लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ, लैंपों का एक समूह है। पहले देख लीजिए इधर, ये देख लीजिए, मैंने क्या लगा दिया, लैंपों का एक समूह लगा दिया। और सभी के एक क्या लगा दिया, मैंने स्विच लगा दिया। सारे क्या है ओपन अभी, ठीक है। अब लैंपों का समूह लगा देने के बाद मैंने क्या कर दिया, सारों को ओपन कर दिया। अभी कोई करंट नहीं बह रही, कोई बैटरी चार्ज नहीं हो रही। तो मैं यहाँ पे आप एक चीज़ बता देता हूँ, आप सभी जानते हो जब प्रतिरोध श्रेणी में जोड़े जाते हैं, कौन से क्रम में, श्रेणी में। मान लीजिए 10 ओम का प्रतिरोध था, ये 10 ओम का प्रतिरोध था, तो जो RT का मान आएगा यहाँ पर वो कितना आएगा, 20 ओम आ जाएगा। अगर मैं इन्हीं को समानांतर में जोड़ दूँ, कहाँ पे जोड़ दूँ, समानांतर में, तो यहाँ पे अगर 10-10 ओम के दोनों प्रतिरोध हैं, तो यहाँ पे जो RT का मान आएगा वो कितना आएगा, 5 ओम, ठीक है। यानी कि समानांतर में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, टोटल जो प्रतिरोध आएगा आपके पास उसका मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने लैंप जोड़े हैं, अगर मैं सारे स्विचों क्या कर दूँ, बंद कर दूँ, यानी कि इनको क्लोज कर दूँ, ठीक है, क्लोज मतलब जोड़ दिए मैंने। अब क्लोज करने के बाद इसका मान लीजिए 5 ओम प्रतिरोध रहा होगा, इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5, तो सारे जो लैंप हैं उनका जो प्रतिरोध आएगा 5 से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जब यहाँ पे प्रतिरोध घटेगा तो करंट का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब करंट का मान बढ़ेगा तो ये बैटरी आपकी क्या होगी, जल्दी जल्दी चार्ज होगी। क्या होगी, जल्दी जल्दी चार्ज। तो ये वाली जो विधि है इसके अंदर करंट का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कब, जब अपने सारे स्विचों क्या करते हैं, बंद करते हैं। और अब मेरे को घटाना है करंट का मान, तो मैं इस लैंप को यहाँ से हटा दूँ, तो ये 3 लैंप जुड़ गए, एक प्रतिरोध क्या हो गया, यहाँ से घट गया। अब 3 प्रतिरोध जब जुड़ गए यहाँ पर, तो यहाँ पे जो प्रतिरोध बढ़ जाता है। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। करंट का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। इसकी वजह से आपकी बैटरी चार्जिंग की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास एक से अधिक अगर बैटरियाँ हैं तो अपना श्रेणी में जोड़ के यहाँ पे बैटरी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर मान लीजिए मेरे करंट को क्या रखना है, स्थिर, तो मैं यहाँ स्विच को बंद और चालू करके करंट को क्या रख सकता हूँ, स्थिर रख सकता हूँ। तो यहाँ से जो मेन पॉइंट उठते हैं वो कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए। पहला पॉइंट, यानी कि इस परिपथ के अंदर करंट का मान क्या रहता है, स्थिर रहता है। करंट का मान क्या रहता है, स्थिर। करंट का मान स्थिर, ठीक है। अब जब यहाँ पे करंट का मान स्थिर रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे बैटरी अपनी लगभग चार्ज होती रहेगी जल्दी जल्दी। जब करंट का मान घट जाता है बैटरी धीरे चार्ज होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था लेड एसिड सेल के अंदर क्या बताया था, अपनी जो सामान्य जो बैटरियाँ होती है उनको धारा पे चार्ज और उच्च धारा पे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कौन सा दोष पैदा हो जाता है, बकलिंग दोष। कौन सा दोष पैदा हो जाता है, बकलिंग। और अगर आप उच्च धारा पे चार्ज करते हैं बैटरी को उच्च करंट के ऊपर, तो बैटरी आपकी जल्दी चार्ज होगी। क्या होगी, जल्दी चार्ज। तो यहाँ पे करंट का मान क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, इसलिए यहाँ पे बैटरियाँ क्या होती हैं, जल्दी चार्ज होती हैं।
बैटरी जल्दी चार्ज होती है इस परिपथ के अंदर। अब जब बैटरी जल्दी चार्ज होगी तो यहाँ पे दोष कौन सा पैदा हो जाता है, बकलिंग दोष। तो इस परिपथ के अंदर बकलिंग दोष पैदा हो जाता है। अब सोचिए अपने घरों में ये विधि नहीं अपनाते, क्यों नहीं अपनाते, क्योंकि यहाँ पे अपने पास एक ही बैटरी होती है। उस बैटरी के अंदर अगर करंट का मान ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे बकलिंग दोष होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मैंने यहाँ पे श्रेणी में बैटरी इसलिए जोड़ा है ताकि जो करंट बह रही है, अगर यहाँ से 4 एम्पियर करंट जा रही है तो पूरे परिपथ में कितनी रहेगी, 4 एम्पियर। मान लीजिए ये 12 वोल्ट वाली बैटरी है, इसके पास भी कितनी रहेगी, 4 एम्पियर। और ये वाली 12 वोल्ट वाली बैटरी है, इसके पास भी कितनी रहेगी, 4 एम्पियर। तो दोनों बैटरियों में 4-4 एम्पियर करंट रहेगी, तो दोनों ही बैटरी आपकी क्या होंगी, जल्दी जल्दी चार्ज होगी। ठीक है। और यहाँ पे जब करंट का मान ज़्यादा है तो यहाँ पे बकलिंग दोष होने की संभावना बढ़ जाती है, बकलिंग दोष होने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं 4 नंबर पॉइंट के बारे में। ये मेरा जो परिपथ था, इस परिपथ का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, यानी एक से अधिक बैटरियाँ जहाँ पे आपको चार्ज करनी हो, यानी कि अपने पास अगर एक से अधिक बैटरियाँ हो वहाँ पर अगर आपको चार्ज करना है तो इस विधि का उपयोग किया जाता है। अभी ये विधि अपने घरों में उपयोग नहीं लेते, तो ये विधि कहाँ पे उपयोग ली जाती है, व्यापारिक स्तर पर। ठीक है। जहाँ पे जो व्यापार चलते हैं वहाँ पे बैटरी की चीज़ ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे अपने इस विधि का उपयोग ले सकते हैं। घरों के अंदर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बैटरी अपन श्रेणी में जोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है आपकी, मान लीजिए ये वोल्टेज ड्रॉप करने के बाद 12 वोल्टेज बचती है। कितनी बचती है, 12 वोल्टेज। तो 2 बैटरियाँ लग गई तो 6 वोल्टेज ड्रॉप करेगी, यानी 6 वोल्टेज ये लेगी, 6 वोल्टेज ये लेगी। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। इसलिए अपन अगर ज़्यादा बैटरियाँ जोड़ेंगे, और भी ज़्यादा जोड़ दूँ मैं यहाँ पे बैटरियाँ, तो धीरे धीरे वोल्टेज का सभी के पास जो वितरण होगा वोल्टेज का वो और भी कम हो जाएगा। ठीक है। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा बैटरियाँ नहीं जोड़ी जाती, और एक भी नहीं जोड़ते, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज जो आपकी करंट होती है वो क्या होती है, ज़्यादा, तो बकलिंग जो बहुत ही ज़्यादा पैदा हो जाएगा। ठीक है। अब बात करता हूँ 5 नंबर पॉइंट के बारे में। इसके अंदर करंट का मान मैंने बता दिया। तो शुरुआत में जो करंट होती है, यानी शुरुआत के अंदर जो करंट का मान रखा जाता है, शुरुआती करंट, जो ये बैटरी जो आपकी होती है, टोटल इसकी जो करंट होती है उसका 1/10, यानी मान लीजिए मेरे पास 100 एम्पियर हावर की बैटरी है एक, कितने एम्पियर हावर की, 100 एम्पियर हावर की एक बैटरी है, 100 mAh की, 100 mAh की मान लीजिए आप, 100 mAh की। ठीक है। क्योंकि बैटरी पर mAh लिखा होता है आजकल लगभग। अब मान लीजिए 100 mAh की बैटरी है, तो इसका 1/10 इंटू 1/10, यानी कितना हो गया, 10 mAh। तो अपन शुरुआत के अंदर जो इसको करंट देंगे वो कितनी देंगे, 10 mAh, यानी शुरुआती जो करंट होती है वो 1/10 गुना होती है किसकी, बैटरी की जो रेटिंग होती है, लिखी हुई जो करंट होती है उसकी 1/10 गुना रखी जाती है। उसके बाद में उसकी करंट को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है धीरे धीरे। करंट को धीरे धीरे क्या करते हैं, घटाते जाते हैं, जब अपनी बैटरी धीरे धीरे चार्ज होने लग जाएगी तब। ठीक है। यानी आधी से आधी चार्ज हो जाए, उसके बाद में करंट को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अब करंट घटाएंगे कैसे, यहाँ से स्विच ओपन करके। अब मान लो 2 स्विच मैंने ओपन कर दिए, तो यहाँ पे 5 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, तो टोटल प्रतिरोध कितना आ गया मेरे पास, 2.5 ओम। तो यहाँ पे करंट का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी प्रतिरोध यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है। ये थी अपनी स्थिर करंट विधि। और इस वीडियो में अपन यहीं तक बात करेंगे, और अगले वाले वीडियो में जो बात करेंगे अपन करेंगे स्थिर वोल्टेज विधि के बारे में, यानी स्थिर वोल्टेज विधि क्या होती है, कहाँ पर उपयोग ली जाती है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।